नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 6 जून 2024 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। कोट आज का है बॉब मार्ले का। इन्होंने ये कहा था, देखो मैन की जो ग्रेटनेस है ना, इस चीज़ में नहीं है कि वो कितनी दौलत इकट्ठा करता है, बट इस चीज़ में है कि वो अपनी इंटीग्रिटी और एबिलिटी की सहायता से उसके जो आसपास लोग हैं उनको कैसे पॉजिटिवली अफेक्ट करता है, उनमें कैसे बदलाव लाता है। जैसे देखो, इस कोट का ना सबसे बड़ा एग्जांपल है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के पास में कोई दौलत नहीं थी, अमीर नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी अपने करेक्टर, अपनी ईमानदारी, इंटीग्रिटी की सहायता से लाखों लोग जो उन्हें फॉलो करते थे उनके अंदर बदलाव ला पाए और इससे वो महान बने। समझे? देखो जो अमीर लोग हैं, सबकी बात नहीं कर रहे, कुछ अमीर लोग फॉर एग्जांपल बेईमानी से पैसा कमाते हैं और दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं करते हैं, इंसान को इंसान नहीं समझते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं, तो उनकी इज्जत कोई नहीं करेगा। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा गरीब पर्सन है जो पैसे बेशक नहीं रखता, नहीं कमाता ज़्यादा पैसे, दौलत नहीं है ज़्यादा, लेकिन दूसरों की मदद करता है, जो पैसा कमाता है वो ईमानदारी से कमाता है, अच्छे विचार हैं और दूसरों में भी अच्छे विचार लाने की कोशिश करता है, तो उसकी इज्जत सब करेंगे। समझ गए? तो ये कोट है, पूछा जा सकता है एथिक्स में। आज भी देखो आर्टिकल्स तो ज़्यादा इलेक्शन के नतीजों से संबंधित हैं। देखो इलेक्शन से संबंधित जो टॉपिक है, किसी ने पूछा क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? देखो किस पॉलिटिकल पार्टी को कितने वोट प्राप्त हुए, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्यों हारी, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है ना इलेक्शन से संबंधित, आज मैं आप डिस्कस करता हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा कौन से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है। आज हम डिस्कस करेंगे नोटा से संबंधित इशू है। नोटा क्यों आया, क्या नोटा को और ज़्यादा पावरफुल बनाने की आवश्यकता है? इंदौर में नोटा को 2 लाख से ज़्यादा वोट प्राप्त हुए, तो एक्सपर्ट्स मांग कर रहे हैं कि अगर किसी सीट पे नोटा को सबसे ज़्यादा वोट हासिल हुए तो वहाँ पे इलेक्शन दोबारा नहीं होगा, फिर नोटा का मतलब क्या है? तो ये सब इश्यूज डिस्कस करेंगे। दूसरा जो यूपीएससी के हिसाब से सबसे बड़ा इशू आज के समय में चर्चा में है, वो है कोalition गवर्नमेंट से संबंधित। पॉलिटिकल पार्टी मैटर नहीं करती, लेकिन कोalition का इशू इंपॉर्टेंट है कि कोalition गवर्नमेंट जब बनती है तो देश को फायदा होता है, नुकसान होता है, क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, क्या कोalition गवर्नमेंट से रिफॉर्म नहीं आ पाते, स्टेबिलिटी नहीं रहती, सब डिटेल से डिस्कस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कोalition गवर्नमेंट से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इन टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हूं। देखो अभी जो हाल ही में लोकसभा के इलेक्शंस में रिजल्ट आया ना, किसी एक पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन एनडीए की सरकार बन रही है जो कि एक कोalition है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स के साथ बताता हूं क्योंकि यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ भी चुकी है, इंपॉर्टेंट है ये। कोalition जो टर्म है ना, ये एक लैटिन वर्ड कोलिशियो से निकल के आता है, जिसका मतलब है टू ग्रो टुगेदर, यानी साथ साथ ग्रो करना। टेक्निकली देखो कोalition का मतलब होता है कई सारे पार्ट्स को यूनाइट करके एक बॉडी बनाना। समझ गए? तो पार्लियामेंट के टर्म्स में हम समझें तो देखो, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने दम पे बहुमत नहीं हासिल कर पाती, मेजॉरिटी नहीं हासिल कर पाती, तो काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब कम से कम 2 होनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर जब सरकार बनाती हैं तो उसे कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। अब कोalition भी देखो 2 तरह का होता है, एक प्री पोल कोalition, एक पोस्ट पोल कोalition। प्री पोल कोalition मतलब देखो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज ने ना मिलकर इलेक्शन लड़ा और बाद में सरकार भी मिलकर बनाई, तो ये एक एग्जांपल है प्री पोल कोalition का। पोस्ट पोल कोalition में क्या होता है कि इलेक्शन तो अलग अलग लड़े, लेकिन इलेक्शन के बाद पॉलिटिकल पार्टीज ने डिसाइड किया कि यार मेजॉरिटी तो किसी की भी नहीं आ रही है, तो इसलिए हम मिलके सरकार बना लेते हैं, हमारी मिलके मेजॉरिटी हो जाएगी तो मिलके सरकार चलाएंगे। समझ गए? प्री पोल कोalition एंड पोस्ट पोल कोalition, एक इलेक्शन से पहले और पोस्ट इलेक्शन के बाद में उन्होंने डिसाइड किया, और प्री में इलेक्शन से पहले उन्होंने डिसाइड किया। तो ये जो एनडीए है और इंडिया है, दोनों एग्जाम्पल्स हैं प्री पोल कोalition के। दोनों ने पहले ही मिलकर इलेक्शन लड़ा था, इलेक्शन से पहले ही, लेकिन सरकार एनडीए की बन रही है, इंडिया की फिलहाल सरकार नहीं बन रही है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं पोस्ट पोल कोalition का, तो हरियाणा में इलेक्शन हुए थे 2019 में। बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी सब ने अलग अलग इलेक्शन लड़ा था,
बीजेपी की सीट्स आई 40, जेजेपी की आई 10, मेजोरिटी चाहिए थी 45। तो बीजेपी की सरकार नहीं बन रही, तो बीजेपी और जेजेपी दोनों ने ना इलेक्शन के रिजल्ट के बाद हाथ मिला लिया और सरकार बना ली। यह एग्जाम्पल है पोस्ट पोल कोएलिशन का। हमारे देश में देखो 1977 तक तो ना बिल्कुल एक ही पार्टी की सरकार रहती थी, कांग्रेस की। लेकिन 1977 के बाद हमारे देश में कोलिशन गवर्नमेंट का चलन आया। उस समय जनता पार्टी की सरकार बनी थी इमरजेंसी के हटने के बाद, और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे कांग्रेस ओ पॉलिटिकल पार्टी से। ये दूसरे वाली कांग्रेस थी, इंदिरा गांधी की अलग थी और मोरारजी देसाई की अलग थी। फिर इसके बाद 79 से लेके 80 तक भी कोलिशन गवर्नमेंट रही, जनता पार्टी सेकुलर, और चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। उसके बाद फिर से 80 में इंदिरा गांधी की सरकार आ गई थी। बाद में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया 84 में, और फिर से कांग्रेस की सरकार आ गई। जबरदस्त सहानुभूति लहर थी। फिर 89 से 90 के बीच में नेशनल फ्रंट वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। 90 से 91 के बीच में जनता दल, सोशलिस्ट और समाजवादी जनता पार्टी की सरकार, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। 96 से लेके 97 के बीच में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार रही, कोलिशन गवर्नमेंट थी। HD देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने, जिनके पोते का केस हाल ही में कर्नाटक में सामने आया, प्रज्वल रेवन्ना। उसके बाद 97 से लेकर 98 के बीच में फिर से यूनाइटेड गवर्नमेंट की सरकार आई और के गुजराल प्रधानमंत्री बने। फिर बीजेपी लेड कोalition की गवर्नमेंट बनी 97 से लेकर 98 के बीच में, प्रधानमंत्री बने वाजपेयी जी। और 99 से 2004 के बीच में फिर से कोalition गवर्नमेंट, एनडीए की सरकार, और वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बने। फिर 2 टर्म यूपीए की सरकार आई, ये भी एक कोalition गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। फिर देखो 2014 में क्या हुआ, एनडीए की सरकार तो बनी, लेकिन देखो एनडीए नाम नाम का था, क्योंकि बीजेपी की अपने दम पे मेजोरिटी थी। बीजेपी की सीट्स आई थी 2014 में 282, चाहिए 272। तो एनडीए नाम नाम का, एलायंस जो थे उनकी उतनी वैल्यू नहीं थी। 2019 में भी फिर से इलेक्शन हुए, बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सीट्स आई 303। तो गवर्नमेंट बनी एनडीए की, लेकिन नाम नाम की, क्योंकि बीजेपी का अपने दम पे बहुमत था, तो एलायंस की इतनी वैल्यूज नहीं थी, दूसरे दलों की इतनी वैल्यूज नहीं थी जो कोलिशन में थे। बट अब ना 2024 में बीजेपी की अपने दम पे मेजोरिटी नहीं हासिल हुई है, चाहिए 272, आई हैं 240, यानी 32 सीटों की कमी है। तो बीजेपी को अपने अब एलायंस की जरूरत है सरकार बनाने के लिए, मेजोरिटी में आने के लिए। तो जो साथी एलायंस हैं, साथी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इनके बिना अब बीजेपी सरकार नहीं चला सकती। तो कोलिशन गवर्नमेंट जब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर सरकार चलाते हैं ना, तो इसका फायदा नुकसान दोनों होता है। पहले हम फायदा देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ में, और फिर नुकसान देखेंगे। मेरिट्स में कहा जा सकता है एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्स इंटरेस्ट। मतलब देखो अलग अलग दल मिलके जब सरकार बनाते हैं ना, तो अलग अलग इंटरेस्ट सर्व होते हैं, मतलब डाइवर्स इंटरेस्ट को एकोमोडेट किया जाता है। अब जैसे जो सरकार बनेगी एनडीए की, इसमें देखो नीतीश कुमार की पार्टी की जो जेडीयू है, और टीडीपी जो तेलुगु देशम पार्टी है चंद्रबाबू नायडू की, इनकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो देखो आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों के इंटरेस्ट को बढ़िया से एकोमोडेट किया जाएगा। उसी प्रकार से ये छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके इंटरेस्ट को भी एकोमोडेट किया जाएगा। और ये सारे जो दल हैं, ये देखो अलग अलग राज्यों से निकल के आए हैं, तो अलग अलग राज्यों का अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। तो ये फायदा होता है कोलिशन गवर्नमेंट का, कि अलग अलग जो डाइवर्स इंटरेस्ट हैं वो एकोमोडेट हो जाते हैं। अगर एक पार्टी की सरकार आती है, तो फिर अलग अलग राज्यों के अलग अलग सेक्शंस के इंटरेस्ट को एकोमोडेट करना मुश्किल हो जाता है। फिर नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलर ओपिनियन। जब देखो कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, तो पॉपुलर ओपिनियन भी रिप्रेजेंट होती है। जैसे 89 में नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बनी थी वीपी सिंह की लीडरशिप में, वो एक कोलिशन गवर्नमेंट थी। तो वो सरकार जो थी उस समय एंटी कांग्रेस सेंटीमेंट को रिप्रेजेंट कर रही थी। कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट था। कांग्रेस के खिलाफ जो दल इलेक्शन लड़े थे ना, वो एक साथ आ गए थे सरकार बनाने के लिए। नेक्स्ट है कंसेंसस बेस्ड पॉलिटिक्स। जब देखो
कोलिशन सत्ता में आता है, यानी कई सारे दल मिलकर सरकार बनाते हैं ना, तो फिर देखो बड़े बड़े इश्यूज पे ना सहमति चलती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, डिमोनेटाइजेशन हो गया, कुछ ऐसे फैसले थे जिनकी भनक कहते हैं आरबीआई गवर्नर तक को नहीं थी, लेकिन अब जो बड़े फैसले लिए जाएंगे ना कोलिशन की गवर्नमेंट में, तो नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को, एकनाथ शिंदे, जो गठबंधन के सहयोगी हैं, उनकी राय भी लेनी पड़ेगी, तब जाके फैसले लिए जाएंगे। समझे? नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरल फैब्रिक, मतलब इससे फेडरलिज्म मजबूत होगा। अब देखो एक ही पार्टी की सरकार आती है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की टेंडेंसी होती है कि अपने हाथों में जो पावर है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रलाइज किया जाए और स्टेट से पावर छीनी जाए। लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट जब सत्ता में आती है सेंटर में, तो ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड चांसेस ऑफ डिस्पोटिक रूल, मतलब अगर देखो कोलिशन गवर्नमेंट सत्ता में आती है ना, तो फिर डिस्पोटिज्म के जो चांसेस है ना कम हो जाते हैं, डिक्टेटरशिप के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके बाद हम डीमेरिट्स की बात करते हैं। कोलिशन गवर्नमेंट के डीमेरिट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले इंस्टेबिलिटी। जब देखो कोलिशन गवर्नमेंट सत्ता में आती है ना, तो फिर डर लगा रहता है कि कब सरकार गिर जाए और फिर से इलेक्शन हो जाए। देश में क्या बोलते हैं वो, इंस्टेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं अस्थिरता। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे जो चरण सिंह गवर्नमेंट है ना, ये देखो 1979 में आई, लेकिन कुछ ही दिनों तक चली। इवन वाजपेयी की जो सरकार थी वो एक बार आई थी 1998 में, वो भी सिर्फ 13 दिन तक चली, है ना। तो देखो इससे देश में स्टेबिलिटी नहीं रहती। नेक्स्ट पॉइंट, कोलिशन गवर्नमेंट में ना प्रधानमंत्री की जो पोस्ट है ना वो कमजोर हो जाती है। जैसे यूपीए की सरकार थी 2004 से लेके 2014 के बीच में, प्रधानमंत्री की पोस्ट इतनी मजबूत नहीं थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह इतने मजबूत नहीं थे। जैसे आपको याद होगा राहुल गांधी ने एक ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था पूरी सभा में, जबकि राहुल गांधी किसी पद पर नहीं थे। काफी क्रिटिसिज्म हुआ था बाद में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अंडरमाइनिंग ऑफ कैबिनेट रोल। जब यूपीए की सरकार थी ना, तो उस समय एक काउंसिल थी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, जिसकी चेयरमैन थी सोनिया गांधी। तो आरोप ये लगता था कि कैबिनेट में फैसले नहीं होते, फैसले होते हैं इस नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में, जो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह काम कर रही है और इतनी ज़्यादा पावरफुल है जितनी तो कैबिनेट पावरफुल नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पैरेलल पावर सेंटर के तौर पे काम कर रहा था नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। उसके बाद नेक्स्ट है स्मॉल पार्टीज प्लेइंग किंग मेकर रोल। कोलिशन गवर्नमेंट में ना छोटी छोटी पार्टीज किंग मेकर का रोल प्ले करती हैं। जैसे 1996 के लोकसभा इलेक्शंस में हरियाणा बेस्ड हरियाणा विकास पार्टी, बंसीलाल की पार्टी थी, इनका सिर्फ एक एमपी चुन के आया था, लेकिन एक एमपी ने भी सरकार बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो ये छोटी छोटी जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो किंग मेकर का रोल प्ले करती हैं। और कई बार देखो जहां उनकी मांगे जायज होती हैं, लेकिन कई बार मांगे नाजायज भी होती हैं। नेक्स्ट, रीजनल पार्टीज ब्रिंगिंग इन रीजनल फैक्टर्स। जब देखो कोलिशन गवर्नमेंट बनती है ना, तो फिर अलग अलग रीजनल पार्टीज सेंट्रल गवर्नमेंट में शामिल होती हैं, यूनियन गवर्नमेंट में, लेकिन ना वो यूनियन गवर्नमेंट को मजबूर करती हैं रीजनल इश्यूज पे अपनी बात मनवाने के लिए। तो देश हित में कई बार फैसले नहीं हो पाते। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, डीएमके पार्टी ना यूपीए में शामिल थी, समझ गए, 2014 से लेके 2004 से लेके 2014 के बीच में यूपीए की सरकार थी, और उसमें तमिलनाडु की पार्टी डीएमके थी। तो ना उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह श्रीलंका के साथ में रिलेशन अच्छे करना चाहते थे, लेकिन डीएमके पार्टी जो कोलिशन में शामिल थी वो कहती थी नहीं, श्रीलंका के साथ आप जब भी बात करो तो तमिल इश्यूज पे फोकस करो, श्रीलंका में जो तमिल माइनॉरिटीज हैं उनकी आवाज उठाओ। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के हाथ बंद जाते थे, वो ज्यादा कुछ कर नहीं कर पाते थे श्रीलंका के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने में। उसी प्रकार से बांग्लादेश के साथ रिलेशंस इंप्रूव करना चाहते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और तीस्ता रिवर को लेके एग्रीमेंट साइन करना चाहते थे, लेकिन ममता बनर्जी बीच में कई बार ऑब्स्टेकल क्रिएट करती थी। तो रीजनल पार्टीज का फोकस देखो रीजनल इश्यूज पे ज्यादा होता है, और कायदे से होना भी चाहिए, लेकिन बैलेंस स्टैब्लिश करना मुश्किल हो जाता है नेशनल इश्यूज और रीजनल इश्यूज के बीच में। नेक्स्ट है लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फेलियर। कोलिशन गवर्नमेंट में ना जैसे करप्शन का इश्यू सामने आ गया, तो ना किसी एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी साबित करना मुश्किल हो जाता है। जैसे 2G स्पेक्ट्रम का केस सामने आया 2011 में,
और उस समय मिनिस्टर थे डीएमके पार्टी से। अब यूपीए में कांग्रेस पार्टी या फिर दूसरी पार्टीज ने ना इस इशू से अपने आप को अलग कर लिया। उन्होंने बोला कि देखो मंत्री तो डीएमके पार्टी के हैं, लेकिन सरकार तो देखो यूपीए की है ना। तो कई बार ना रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हो जाते हैं कोलिशन में बाकी दल जब किसी एक मंत्री को लेकर सवाल उठते हैं। तो ये हमने दोनों देखो मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों डिस्कस किए। अब एक आरोप ये लगता है कि कोलिशन गवर्नमेंट के दौरान ना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं आ पाते, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ठीक नहीं रहती, क्योंकि सभी दल ना देश के बारे में सोचने के बजाय अपने अपने बारे में सोचने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यार सरकार में हिस्सेदारी मिली है, मिलकर सरकार बनाई है, तो अभी जितना पैसा कमा सकते हैं कमा ले। इसी वजह से कई बार करप्शन ज़्यादा होता है और विजन के साथ सरकार नहीं काम कर पाती। तो राइटर ना एग्जाम्पल्स देते हैं कि देखो हमेशा ऐसा नहीं होता। रीजनल गवर्नमेंट्स ने ना बहुत बार अच्छा काम भी किया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस समय देश में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उससे पहले तो देश में सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती थी, लेकिन नरसिम्हा राव की सरकार ने 1991 में देश को ओपन कर दिया बाहर से इन्वेस्टमेंट के लिए। पीएसयूज में सरकार ने हिस्सेदारी बेची। लेकिन देखो ये भी कहा जाता है कि ना एलपीजी रिफॉर्म्स सरकार लाई नहीं, वो तो मजबूरी थी। मजबूरी मतलब देश की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो गई थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हमारे देश में आ गए थे, बाहर से चीजें इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन करेंसी नहीं थी, तो मजबूरी में हमें ये रिफॉर्म्स लाने पड़े। समझ गए? दोनों पक्ष है। राइटर कहते हैं बढ़िया रिफॉर्म आए उस कोलिशन गवर्नमेंट में, लेकिन वास्तव में ये भी आपको पता होना चाहिए कि वो रिफॉर्म सरकार लाई नहीं, वो मजबूरी में लाने पड़े एलपीजी रिफॉर्म्स। फिर देखो देवगौड़ा की सरकार थी। देवगौड़ा की सरकार के दौरान ड्रीम बजट प्रेजेंट किया गया, ऐसा कहा जाता है। टैक्स पेयर्स के लिए काफ़ी छूट दी गई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उसमें एफआरबीएम एक्ट आया, जो कि देखो अलग अलग गवर्नमेंट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि आप अंधाधुंध बोरोइंग नहीं कर सकते, फिस्कल डेफिसिट को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने दे सकते। और वाजपेयी की जो कोलिशन गवर्नमेंट थी उसमें भी देखो पीएसयूज का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, यानी पीएसयूज में सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेची, जो लॉस मेकिंग पीएसयूज थे जिससे सरकार को नुकसान ही नुकसान हो रहा था। वाजपेयी की कोलिशन गवर्नमेंट में ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आईटी एक्ट, ये सब आए जिससे देश का विकास हुआ। फिर देखो यूपीए की सरकार आई डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, तो राइट टू फूड एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में फेरबदल हुआ, मनरेगा आया, फ्यूल प्राइसेस का डीरेगुलेशन हुआ, मतलब ठीक ठाक रिफॉर्म्स आए। ग्रोथ रेट की बात करें, कोलिशन गवर्नमेंट में ग्रोथ रेट कितनी होती है? देखो पास्ट का एग्जाम्पल अगर देखें, पिछले 10 सालों में जो बीजेपी लेड मेजोरिटी गवर्नमेंट है ना, इस दौरान देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रही है 6%। और बीच में कोविड आ गया था, 5.8% की तो कॉन्ट्रैक्शन हो गई थी। तो अगर इसको हम निकाल दें तो बीजेपी लेड जो गवर्नमेंट है ना, इन्होंने 2014 से 2019 के बीच में ग्रोथ रेट अचीव की एवरेज 7.4%, जो कि देखो फास्टेस्ट है सिंस 1989 जब से कोलिशन इरा स्टार्ट हुआ है। और यूपीए के दौरान इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कैसी थी? यूपीए में देखो 2004 से लेके 2009 के बीच में ग्रोथ रेट रही थी एवरेज 6.9%, और बाद में 2009 से लेके 2014 के बीच में एवरेज ग्रोथ रेट रही थी 6.7%। और सेकंड जो टर्म था यूपीए का, उसमें देखो आरोप काफ़ी लगे थे, साबित हुए नहीं हुए वो एक अलग इशू है। यूपीए की सेकंड गवर्नमेंट के दौरान कॉमनवेल्थ गेम्स में घोटाला, 2G स्कैम, ऐसे ऐसे आरोप काफ़ी लगे थे और कोलिशन गवर्नमेंट को लेकर नेगेटिविटी आई थी। कुल मिला के देखो कोलिशन गवर्नमेंट को लेकर ना आप सीधा सीधा ये नहीं कह सकते कि हाँ बेकार है या फिर अच्छा है, फायदे नुकसान दोनों हैं। डिपेंड ये करता है कि कोलिशन कैसे चल रहा है, ये इस पे भी डिपेंड करता है। कोलिशन कौन चला रहा है इस पे भी डिपेंड करता है। विभिन्न दलों की आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग है इस पे भी डिपेंड करता है। और कोलिशन कितना बड़ा है इस पे भी डिपेंड करता है। अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ा कोलिशन होगा उसको भी चलाना कई बार मुश्किल होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है।
एक फैक्टर जो पहले आया नहीं, वो मैं एक डायमेंशन जो पहले आई नहीं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इन्वेस्टर्स ना उस देश में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जहाँ पर रिलेटिव स्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि ऐसा ना हो यार सरकार गिर जाए, नई सरकार अपनी पुरानी पॉलिसीज़ को वापस ले ले। जैसे अब पिछली सरकार ने एक पॉलिसी चलाई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, कि प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे हम आपको इंसेंटिव देंगे। एप्पल कंपनी ने इस स्कीम में फॉर एग्जांपल अप्लाई किया। अब नई सरकार आएगी या सरकार गिर जाएगी तो एप्पल कंपनी को डर लगेगा कि यार पुरानी पॉलिसी को ये वापस ना ले लें, इससे तो हमें नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए ना इन्वेस्टर्स हमेशा स्टेबिलिटी प्रेफर करते हैं। वो चाहते हैं कि ज़्यादा उथल पुथल नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या फिर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे इन्वेस्टर अपना पैसा लगाना पसंद करते हैं। आप बताइए वैसे कमेंट बॉक्स में, आपके हिसाब से कोलिशन गवर्नमेंट देश के लिए अच्छी है या फिर खराब है? चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल नोटा और नोटा के कंसिक्वेंसेस से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, कंटेक्स्ट ये है, मध्य प्रदेश में जो इंदौर लोकसभा सीट है ना, वहां पे नोटा को जानते हो कितने वोट प्राप्त हुए? 2,18,674। इतने ज्यादा वोट किसी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में, विधानसभा का तो आप कंपैरिजन ही मत कीजिए, विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम वोट होते हैं, लेकिन इतने वोट देखो किसी भी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में नोटा को कभी भी प्राप्त नहीं हुए हैं। यहां पे देखो इलेक्शन रिजल्ट में ना दूसरे नंबर पे नोटा ही आया है। और क्यों आया है वो भी मैं आपको बता देता हूं। वैसे क्योंकि यहां पे जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे ना, उन्होंने पर्चा दाखिल करने के बाद यानी नॉमिनेशन फाइल करने के बाद बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था। इस वजह से बहुत सारे लोगों ने नोटा को वोट देना पसंद किया, क्योंकि मेन जो अपोजिशन के कैंडिडेट थे कांग्रेस के, वो इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे थे। इससे पहले देखो 2019 में बिहार में गोपालगंज सीट में नोटा को 51,660 वोट प्राप्त हुए। तो ना अब कुछ लोगों ने ना क्वेश्चन पूछा कि अगर किसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा वोट नोटा को प्राप्त हो जाए तो क्या होगा? क्या वहां पे फिर से इलेक्शन होगा? आंसर है नो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नोटा को अगर लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा भी वोट प्राप्त हो जाते ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे नंबर पे जिस कैंडिडेट के वोट आते वो जीत जाता। तो एक बार ना नोटा का आप इतिहास जान लीजिए। देखो 2013 से पहले क्या होता था, मान लीजिए कोई वोटर है, महेश है। अब महेश को वोट नहीं देना, महेश जितने भी कैंडिडेट खड़े किए गए हैं ना, उनसे संतुष्ट नहीं है। महेश को लगता है कि यार सारे कैंडिडेट फ्रॉड हैं, करप्ट हैं और मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं। तो महेश के सामने क्या ऑप्शन है? एक तो ऑप्शन ये है महेश वोट ही ना देने जाए, लेकिन इससे संकेत जाएगा कि महेश इररिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, वो वोट देने नहीं गया, आलसी है। लेकिन महेश तो अवेयर सिटीजन है, बल्कि उसे पता है सारे कैंडिडेट घटिया हैं, मैं इसलिए नहीं वोट दे रहा हूं। अब दूसरा ऑप्शन ये होता था 2013 से पहले, जब तक देखो ईवीएम वगैरह नहीं आई थी, जो बैलेट पेपर है उसे डैमेज कर दिया जाए जानबूझ के। जैसे 2 कैंडिडेट्स को मार्क कर दिया, कुछ भी करके बैलेट पेपर को डैमेज कर दिया। लेकिन इससे भी ये लगेगा कि शायद महेश जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसने गलती से इस प्रकार से अपना वोट दिया है। तो इस प्रोसेस के माध्यम से भी महेश जो था अपना प्रोटेस्ट नहीं रजिस्टर करवा पाता था कि सारे कैंडिडेट घटिया हैं। फिर एक तीसरा ऑप्शन हुआ करता था, जब हम वोट देने जाते हैं ना, तो रजिस्टर पे हमें साइन करना पड़ता है, या फिर जिन लोगों को साइन नहीं करना आता उनके लिए थंब इंप्रेशन। अब देखो महेश के पास में तीसरा ऑप्शन ये था कि वो पोलिंग बूथ पे जाए, रजिस्टर में साइन करे या फिर थंब इंप्रेशन दे और उसके बाद अपना वोट ना दे। तो इससे ना प्रोटेस्ट रजिस्टर हो जाएगा कि महेश पोलिंग बूथ तक आया था, उसने रजिस्टर में साइन किया, थंब इंप्रेशन दिया, लेकिन जानबूझ के उसने अपना वोट फर्दर दिया नहीं, क्योंकि वो रजिस्टर करवाना चाहता था अपना प्रोटेस्ट कि सारे कैंडिडेट्स घटिया हैं, मुझे कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है, अच्छे कैंडिडेट दो। तो ये ऑप्शन तीसरे नंबर वाला महेश के लिए सबसे उपयुक्त हुआ करता था 2013 से पहले। लेकिन अब इसमें ना एक दिक्कत थी। दिक्कत ये थी, इसमें ना महेश का राइट टू सीक्रेसी वायलेट हो रहा था। अब महेश ने सिग्नेचर कर दिया रजिस्टर में और अपना प्रोटेस्ट जो था वो रजिस्टर करवा दिया। बट देखो पॉलिटिकल पार्टीज को तो पता लग गया
कि महेश ने वोट नहीं दिया। अब पॉलिटिकल पार्टीज बदला ले सकती हैं महेश से, जबकि किसने किसको वोट दिया या फिर नहीं दिया वो सब तो सीक्रेट रहना चाहिए ना। लेकिन महेश ने बूथ पे आके रजिस्टर पे साइन कर दिया तो पता लग गया महेश यहां तक तो आया था, लेकिन फर्दर उसने वोट नहीं दिया। मतलब कोई चीज सीक्रेसी में नहीं रही। ये तो नुकसान है वोटर के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज रिवेंज ले सकती हैं। तो इस चीज को लेके ना कुछ पिटिशनर्स सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट जाके उन्होंने बोला ये तो देखो वोटर्स के राइट टू सीक्रेसी का उल्लंघन है। मतलब किस कैंडिडेट ने वोट दिया, किस कैंडिडेट ने नहीं वोट दिया, कुछ भी नहीं पता लगना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को, और सब कुछ सीक्रेट रहना चाहिए। और मीनवाइल देखो उस समय ना ईवीएम आ गई थी 2013 से पहले। अब ईवीएम में भी ना क्या होता था, जैसे रजिस्टर पे साइन तो किया वोटर ने, और बाद में देखो जहां पे वोट देते हैं ईवीएम पे 5 सेकंड के लिए आवाज आती है ना टू, जब हम वोट को प्रेस करते हैं, तो वहां पे जो पोलिंग बूथ पे एजेंट मौजूद होते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, उनको पता लग जाएगा कि ये जो वोटर था वो गया था अंदर वोट देने के लिए, लेकिन उसने ना बटन को प्रेस नहीं किया क्योंकि टू की आवाज नहीं आई। समझे? तो इसलिए ना 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ना इस इशू पे अपना वर्डिक्ट दिया। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच थी जिसको लीड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पी सदाशिवम। इन्होंने बोला देखो वोटर वोट देने के लिए डिसाइड करता है या फिर नहीं करता है, दोनों सीक्रेट रहने चाहिए। और सीक्रेट एक एसेंशियल फीचर है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का। अगर वोटर ने वोट किया है नहीं किया है ये पता लग जाए पॉलिटिकल पार्टीज को, तो इससे कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं सर्व होता है। तो इसलिए ये चीज सीक्रेट रहनी चाहिए। तो 2013 के जजमेंट में उन्होंने ये नोटा का ऑप्शन इंट्रोड्यूस करने को कहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, क्योंकि देखो अब वोटर वोट देने जाएगा, उसने नोटा को प्रेस कर दिया, उसने अपना प्रोटेस्ट भी रजिस्टर करवा दिया और किसी पॉलिटिकल पार्टी को पता भी नहीं लगा कि नोटा किसने दबाया है। समझे? तो यह प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया गया था 2013 में। बट कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो मांग करते हैं नोटा ना टीथलेस है, दांत नहीं है, कोई फायदा नहीं है नोटा का, क्योंकि देखो नोटा के सबसे ज्यादा वोट आ भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर वोटर्स के पास में ना कोई इंसेंटिव नहीं है। अगर वोटर्स को यूं बोल दिया जाए कि भैया सबसे ज्यादा वोट नोटा को आएंगे तब यहां पे दोबारा से इलेक्शन होगा, तब तो देखो वोटर्स नोटा को वोट दें, अदरवाइज तो सिर्फ नोटा नाम नाम का है। अभी ना हाल ही में अप्रैल 2024 में शिव खेड़ा जो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की और पिटीशन में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आदेश दे कि नोटा से संबंधित ना जो चीजें चेंज होनी चाहिए। अगर सबसे ज्यादा वोट नोटा को हासिल हुए तो वहां पे उस कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्शन रद्द होना चाहिए और फिर से इलेक्शन होना चाहिए। हाल ही में देखो ये चीज ना लोकल इलेक्शंस में जरूर इंप्लीमेंट की गई है। लोकल लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं ना, जैसे पंचायतों के इलेक्शंस हैं जिनको कंडक्ट किया जाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो महाराष्ट्र, हरियाणा, पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़ में एग्जाम्पल्स हैं। यहां पे स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ना ये प्रोविजन किया है कि अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट प्राप्त होते हैं ना तो फिर वहां पे उस वार्ड में फिर से इलेक्शन करवाए जाएंगे। तो ये चीज ना स्टेट असेंबली के इलेक्शंस में और नेशनल इलेक्शंस में भी इंप्लीमेंट होनी चाहिए। या फिर देखो कुछ दूसरे ऑप्शंस भी कंसीडर किए जा सकते हैं, जैसे अगर किसी इलेक्शन में किसी कैंडिडेट को नोटा से कम वोट हासिल होते हैं ना तो उसको फिर 5 साल तक सभी प्रकार के इलेक्शंस लड़ने से बैन कर दिया जाए। तो कुछ पावर्स नोटा की इंक्रीज की जाए तब जाके फायदा है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो आर्टिकल है ना, वैसे आपको पता होना चाहिए इशू क्या चल रहा है, अदरवाइज डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी इस पे नहीं पूछेगी। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में ना टेंशंस बढ़ गई हैं। नॉर्थ कोरिया ने ना कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे साउथ कोरिया गुस्से में है। जैसे देखो नॉर्थ कोरिया ने ना एक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश की, हालांकि इनसे लॉन्च नहीं हुआ, बीच में ही सैटेलाइट जो था ऑपरेशन फेल हो गया। लेकिन साउथ कोरिया की जासूसी करने के लिए एक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश की। इसके बाद देखो ये तो बड़े हुड़दंगी है नॉर्थ कोरिया वाले, आपको हंसी आएगी सुन के। इन्होंने क्या किया,
2000 बॉर्डर के पास में ना 2000 जो गुब्बारे थे ना वो हवा में उड़ा दिए, और वो 2000 गुब्बारे लैंड किए कहाँ पे? साउथ कोरिया में। चलो इतने कोई बात नहीं, गुब्बारे इन्होंने उड़ा दिए और गुब्बारे लैंड कर गए साउथ कोरिया में। गुब्बारों में पता है क्या भरा हुआ था? ह्यूमन वेस्ट, कचरा, ये सब चीज़ें। बड़े उड़दंगी है मतलब गुब्बारे उड़ा के क्या भेज रहे हैं साउथ कोरिया के अंदर? ह्यूमन वेस्ट। फिर देखो इन्होंने 10 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दी सी ऑफ जापान में। तो मतलब ये सारे जो एक्शंस है ना नॉर्थ कोरिया के, वो प्रोवोकेटिव हैं। तो साउथ कोरिया भी हरकत में आ गया है। साउथ कोरिया ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इन्होंने बोला कि हम करारा जवाब देंगे। 2018 का जो पीस पैक्ट है ना वो रद्द कर दिया है साउथ कोरिया ने, जब तक ट्रस्ट नहीं आ जाता फिर से साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में। इसके अलावा साउथ कोरिया ने यह भी बोला है कि भाई तुम ये सब गंदे गंदे काम कर रहे हो, हम भी बॉर्डर के नज़दीक ना प्रोपगेंडा वाले लाउड स्पीकर चलाएंगे। मतलब बॉर्डर के नज़दीक ना साउथ कोरिया में ना लाउड स्पीकर पे ऐसी ऐसी बातें बोली जाती थी कि नॉर्थ कोरिया में बॉर्डर के पास जो लोग रह रहे हैं ना वो इन्फ्लुएंस हो जाएं। तो नॉर्थ कोरिया कहता है कि अगर तुमने ये लाउड स्पीकर से ऐसे ऐसे भाषण दिए बॉर्डर के नज़दीक और हमारे लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, तो हम गोली चलाएंगे उन पॉइंट्स पे जहां से लाउड स्पीकर से आवाज़ आ रही है। मतलब टेंशन्स बढ़ गई हैं साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में। कुछ लोग ये बोल रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया ना अब ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है और ऐसे हथियार बनाने के कगार पर है कि वो सीधा यूएस के कोर एरियाज में वार कर सकता है। ऐसी मिसाइल्स अब नॉर्थ कोरिया के पास में होंगी जिनकी सहायता से वो सीधा स्ट्राइक कर सकता है यूएसए के कोर एरियाज में। और रशिया मदद कर रहा है नॉर्थ कोरिया की इन हथियारों को बिल्ड करने में। तो ये चिंता की बात है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में टेंशंस से संबंधित। अब लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए। क्वेश्चंस देखो, दो आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो देखो नोटा से संबंधित है, और दूसरा क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना है वो कोलिशन गवर्नमेंट्स से संबंधित है। दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। आज के डिस्कशन में इतना ही है। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।